जय हिंद जय बिहार। आज क्लास 10 का अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं। ये बहुत आसान लेसन होता है, केवल समझने में थोड़ी सी अगर ध्यान दे देंगे तो लेक्चर से आपको कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा बहुत क्वेश्चन इस पर ध्यान दें। हम यहाँ क्वेश्चन को भी टारगेट कर देंगे जहाँ तक हो पाएगा। पहला अध्याय है, अध्याय संख्या 1 में है, अर्थशास्त्र में क्लास 10 का है। ये क्लास 10 इकोनॉमिक्स क्लास 10 का फर्स्ट लेसन है। आपको लेसन में लिखा है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था एवं इसके इतिहास में जो भी कैसे भविष्य में अर्थव्यवस्था हमारा रहा है, इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है और बहुत ध्यान से इसको समझिए, काफी आसान है। सबसे पहले लिखा है अर्थ। अर्थ क्या है? अर्थ दुनिया का एक ही अर्थ है, पैसा है। अर्थशास्त्र आपको जो भी हो, लेकिन एडम स्मिथ ने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ठीक है, एडम स्मिथ का कहना था। एडम स्मिथ प्रोफेसर है, अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने कहा था मुझे अर्थशास्त्र है क्या। तो सबसे पहला सवाल है अर्थशास्त्र है क्या। तो अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है। धन के बारे में लेन देन कैसे होगा, कौन चीज का कैसे मैनेजमेंट किया जाए, सारी चीजों को जानना आपको अर्थशास्त्र में है। ठीक है, इसीलिए अभी ये अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं और आगे क्लास में जब जाइएगा तो एक कॉमर्स में कन्वर्ट कर जाएगा और आपको सब कुछ पढ़ाई करना पड़ेगा बैंकिंग में जाने के लिए। ये सारे चीज को जानना है। पहले अर्थ। अर्थ बने पैसा। अर्थ बने पैसा। व्यवस्था क्या करते हैं? अर्थ के लिए व्यवस्था करते हैं। कोई स्कूल चलाता है, कोई पढ़ाता है, कोई खेत में काम करता है, कोई आर्मी में है, सब अलग अलग अपना व्यवस्था में लगा हुआ। किस चीज के लिए? किस व्यवस्था में? अर्थ के व्यवस्था में। किस व्यवस्था में? अर्थ के व्यवस्था में, मतलब धन के लिए। और धन उपार्जन कर अपने परिवार को अच्छे ढंग से चलाने का प्रयास करता है। हर चीज मूल समस्या है रोटी कपड़ा और मकान। मुख्य समस्या है क्या है हमारी? रोटी कपड़ा और मकान, और बच्चा बीमारी, वो सब अलग चीजें हैं। अर्थ व्यवस्था। हम अर्थ की कैसे व्यवस्था करें? हर एक आदमी अपना अपना काम कर रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो सब आदमी अपना अपना व्यवस्था कर रहा है। कि आपकी व्यवस्था हम थोड़ी करेंगे, आपको अपना व्यवस्था करना होगा। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास। जब हमारा देश आजाद था, पहले जब दूसरे साल 200 साल तक लगभग अंग्रेज हुकूमत किया हमारे देश में, लगभग 200 वर्ष तक अंग्रेज हुकूमत किया हमारे देश में। अर्थव्यवस्था को पूरी तरह नष्ट कर दिया, पूरी तरह अपाहिज बना दिया। देश में से कुछ भी हुआ लूट लाट के ले गया। जो बचा कुचा में 15 अगस्त 1947 को देश जब आजाद हुआ, उसके बाद कहता है व्यवस्था विकास का इतिहास। तब आपको कहता है कि हम उसके पहले से भी विकास का इतिहास बता रहे हैं और बाद से भी विकास का इतिहास आज तक का बताया जाएगा कि हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है। अभी हम लोग ये बात नहीं समझ पाते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि देश की व्यवस्था अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है। तो ये प्रति व्यक्ति आय से ही आपको पता चल जाएगा कि देश की अर्थव्यवस्था हमारी कैसी है। ठीक है, जब प्रति व्यक्ति आय सभी देशों से देखेंगे तो उसकी तुलना में हमारा कम है। सभी देश की तुलना में हमारा जो राष्ट्रीय आय है और प्रति व्यक्ति आय है वो कम है। तो किसी भी चीज का अंदाजा लगाते हैं हम कैसे? प्रति व्यक्ति आय से। जैसे एक आदमी पर कितना आय हो रहा है, इसके आधार पर उसके लिए सूचकांक हमको जानना होता है। तो मतलब खर्च का सूचकांक जानेंगे, क्या खर्च है, क्या ये है, वो सब के बारे में। तो लिखा अर्थव्यवस्था है इसके विकास का इतिहास। मतलब आजादी से पहले से लेकर आजादी के मतलब मुगल शासन काल से उठते हैं। सबसे पहले मुगल शासन था। मुगल शासन काल में क्या बनाया अकबर, कौन कौन क्या क्या बनाया, उसके बाद हमारे देश में अंग्रेजों का शासन लगभग 200 वर्षों तक हुआ। पूरी तरह अंग्रेज शोषण किया है भारत का। सोना चांदी सब लूट के ले गए, उद्योग धंधा को चौपट कर दिया। उद्योग धंधा को कैसे चौपट किया? घरेलू कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग थे। हमारे जो कि अब आय की प्राप्ति लगभग 80% आमदनी पहले हमारा खेती से होता था, क्योंकि कृषि प्रमुख स्रोत था। ठीक है, उसमें भी क्या किया अंग्रेज? अब हम सारी चीजें किताब से ही बता रहे हैं, आगे हम कहीं नहीं ले जा रहे हैं। उसमें भी अंग्रेज क्या किया कि 3 कट्ठिया लगा दिया नियम। नीले की खेती, 1 बीघा में 3 कट्ठा आपको नील का उत्पादन करना है, वो खेत खराब हो जाता था। तो अंग्रेज चारों तरफ से दमन किया, लूटा पीटा मारा जबरदस्ती। अब इसी में एक आता है पॉइंट उपनिवेश। इसके बाद पहले हम यहाँ देख ले अर्थव्यवस्था का परिचय और अर्थ। अर्थव्यवस्था मतलब हम किसी भी जीविकोपार्जन को चलाने के लिए जो व्यक्ति जो कार्य करता है उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। और यही उसका अर्थ है कि कोई भी मनुष्य अपने जीविकोपार्जन के लिए किसी भी चीज को अर्जित करने के लिए परिश्रम करता है। ठीक है, तो उस परिश्रम से धन अर्जित होता है, उसका परिवार चलता है। इसके बाद लिखा है उपनिवेश। उपनिवेश क्या होता है? बहुत सिंपल और बहुत आसान पॉइंट है। हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहां का रूल हमको फॉलो करना पड़ता है।
वहाँ की जो सरकारें कहेंगी वो बात से हमको चलना पड़ता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने रूल से वहाँ चल सकते हैं। सऊदी अरब में जाएंगे, सऊदी अरब में किसी को छेड़ दीजिएगा तो सीधा शूट कर देगा, सीधा चौराहे पर खड़ा करके शूट कर देगा। यहाँ तो पुलिस अरेस्ट करेगा, गवाह होगा, क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन किया, यहाँ काम खत्म हो जाता है सब। लेकिन सऊदी अरब में ऐसा नहीं है। तो यहाँ के कानून वहां लगा दीजिएगा ना तो तुरंत शूट कर देगा। चलिए, तो यहाँ पे उपनिवेश क्या है? हम अगर दूसरे देश में जाते हैं तो हम उपनिवेश कहलाएंगे। हम दूसरे की हुकूमत मान रहे हैं। दूसरा देश में गए तो हमको वहां का हुकूमत मानना पड़ेगा ना, सरकार कैसे चलती है उसका नियम को फॉलो करना पड़ेगा, वो सारी चीजें। तो यहाँ क्या हुआ, ये उपनिवेश क्या बताना चाहते हैं? यहाँ के उपनिवेश का मतलब बताना चाहते हैं कि भारत सरकार पर अंग्रेजी हुकूमत लगभग 200 वर्षों तक रहा। और 200 वर्षों तक इतना कड़ा शासन किया, इतना कड़ा शासन किया कि हमको गुलाम बना दिया। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते थे। सब उसके नियम को फॉलो करना है, उसके नियम को मानना है, उसके कानून को मानना है और उसी के तरीका से चलना है। जब उसी के तरीका से चलना है तो हम क्या बन गए? प्रवासी बन गए ना जी। वो हमारे देश में आके रहा, हमारे देश हम पर शासन कर रहा है, तो हम एक तरह से क्या हो गए? प्रवासी हो गए। दूसरे देश का लगता है कि हम दूसरे देश के रहने वाले हैं, इसे ही हम उपनिवेश कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसकी भाषा में समझाएंगे। अर्थव्यवस्था की संरचना। अब अर्थव्यवस्था की संरचना को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। जो हमारी अर्थव्यवस्थाएं हैं उसकी संरचना मतलब हर चीज में, मान लीजिए कि आपको आपके जीवन को चलाने के लिए कपड़ा चाहिए, कपड़ा दुकान से खरीदेंगे, कपड़े से सिलेंगे। टेलर चाहिए, खाना चाहिए, कपड़े से का उत्पादन कर लेंगे। दूध चाहिए, कपड़े से गाय पाल लेंगे। सारा काम अपने कर लेंगे? नहीं कर लेंगे। तो इस तरह से उसको डिवाइड किया गया है। कैसे? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की संरचना को 3 भाग में बांटा गया है, प्रारंभिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र। इसके बाद अर्थव्यवस्था का विकास। अर्थव्यवस्था के विकास में समावेशी विकास आते हैं, सतत विकास आते हैं, योजनाएं आते हैं, आर्थिक नियोजन आता है, राष्ट्रीय या प्रति व्यक्ति, ये सब यहीं तक आता है। ये इसके बाद राष्ट्रीय विकास और परिषद इसी में है, आर्थिक विकास में ही। इसके बाद ये मौद्रिक विकास क्या होता है? मुद्रा का चलन कैसे हुआ? पहले नहीं था मुद्रा का चलन। पहले अगर आपको नाव चाहिए तो बनिया के दुकान में क्या कहते हैं, लेके जाइए। देखिए, मेरा मन किसी को चोट पहुंचाना नहीं है, पढ़ाना है। तो बनिए के दुकान में हम राजती लेके जाएंगे, अनाज लेके जाएंगे। बनिया उसके बदले में नमक देगा। तेल चाहिए तो उसके बदले में हमको देना पड़ेगा। तो पहले ये वस्तु विनिमय प्रणाली थी। पहले कैसी प्रणाली थी? वस्तु विनिमय। वस्तु के बदले वस्तु आपको मिलेगा। तेल लेना है उसके यहाँ से तो उसके बदले में आपको सामान दीजिए, नाव लेना है तो सामान दीजिए, या कपड़ा लेना है तो दुकानदार से मार्केट में जाके बेचिए, बेच करके फिर उसको दीजिए। तो ये पुराने प्रचलन थी वस्तु विनिमय प्रणाली। लेकिन सिस्टम जब चेंज हुआ तो सिस्टम चेंज होने से राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आ जाना, इसी में आपको सिस्टम में पढ़ना है बैंकिंग सुविधा आया। बैंक को राष्ट्रीयकरण किया गया और लेन देन काफी आसान हो गया। किस रूप में? मुद्रा के रूप में। किस रूप में? मुद्रा के रूप में बैंकिंग सिस्टम को आसान बनाया। बैंक खुले, अब बैंक में भी अब पैसा रखिए, जब मन करे पैसा रखिए, जब मन करे निकालिए। तो उसका भी नियम होता है कि जब मन जमा करेंगे, जब मन 4 बार हम नहीं निकाल सकते दिन भर, वो सब नियम के हिसाब से चलना होगा। तो मुद्रा आया, मुद्रा आने से क्या हुआ? हमको लेन देन आसान हुआ। हम किसी से काम करवाएंगे, हम उसको पैसा देंगे उसके बदले में। हम किसी के यहाँ काम करेंगे, हम पढ़ाते हैं आपको, तो आप उसके बदले में हमको पैसा देंगे। 2 बोरा चावल दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो 2 बोरा चावल देंगे तो वस्तु विनिमय प्रणाली हो जाएगा, और रुपया देंगे तो मौद्रिक विनिमय प्रणाली, मतलब मौद्रिक विनिमय प्रणाली हो जाएगा। बात समझ में आया? बैंकिंग सिस्टम अभी तो मतलब रब बता रहे हैं। आगे बैंकिंग सिस्टम में आपको जाना है गरीब कौन है, अमीर कौन है, कैसे गरीब है और कैसे अमीर है। तो जब तक ये स्केल पैमाना नहीं रहेगा तब तक हम कैसे नापेंगे कि कोई गरीब है या अमीर है। उसके बाद एटीएम आ गया। लीजिए, पहले बैंकिंग सुविधा में आप रुपया पैसा का लेन देन करेंसी के माध्यम से, मतलब मुद्रा के माध्यम से बैंक में करते थे। हम बैंक में पैसा है फालतू तो जमा कर दिए, चोरी लुटेने से कोई डर नहीं, या कहीं जाना है तो बैंक में जमा कर दिए, घर सेफ है। आजकल देखते हैं कि सोना लुटा गया, गहना लुटा गया। बैंक किस लिए भाई? बैंक में रखो, लॉकर रखो। आपको गहना भी रखना है तो बैंक में लॉकर में रखिएगा। वो सब चीज लिखा हुआ रहता है। अगर बैंक लूटा जाएगा, बर्बाद होगा, तो इसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेवार है, आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, सब उसकी जिम्मेवारी है। इसके बाद गरीबी रेखा आया। गरीबी रेखा को कहते हैं शॉर्ट में BPL। गरीबी रेखा का एक चिन्ह दिया गया कि किस व्यक्ति को गरीब कह सकते हैं, किस व्यक्ति को हम अमीर कह सकते हैं। तो गरीबी रेखा की जो प्रणाली है BPL, शहर वाले लोग 2400 कैलोरी नहीं, ग्रामीण वाले लोग 2400 कैलोरी का अगर भोजन प्राप्त करते हैं प्रतिदिन, तो वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन गांव वाले, शहर वाले लोग अगर 2100 कैलोरी प्रतिदिन अगर भोजन ग्रहण करते हैं, ऊर्जा सब कुछ उनको प्राप्त हो जाता है, तो गरीबी रेखा के नीचे नहीं कहलाएंगे।
तो गरीबी रेखा का माप स्केल 2400 से 2100, ग्रामीण क्षेत्र में 2400 रखा गया। 24 से नीचे वाले गरीबी रेखा के नीचे है, बीपीएल में आते हैं, और शहरी क्षेत्र में 2100 के नीचे है तो बीपीएल में आते हैं। समझ में आया? तो सरकार उसके लिए विशेष व्यवस्था करेगी कि ताकि इनका उत्थान हो। वो कैसे? बार बार नीतीश जी कह रहे थे, मोदी जी हमको दर्जा दीजिए, विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय विशेष राज्य? विशेष राज्य क्या होता है? हमारा बिहार सबसे पिछड़ा हुआ है, हमारा बिहार सबसे पिछड़ा हुआ है। जब हमारा डिवाइड नहीं हुआ था, झारखंड का जब डिवाइड नहीं हुआ था तो उस समय खनिज संपदा वगैरह सब कुछ था, लेकिन 2000 में जैसे ही झारखंड का डिवाइड हुआ, सारा खनिज उधर चला गया, इधर उत्पादन वाले खेत बच गए। तो यहाँ उत्पादन तकनीक को हम अपनाएंगे अच्छे तरीके से, सिस्टम से, बहुफसली कृषि अपनाएंगे और बहुत सारे रोपण का विधि अपनाएंगे, जो एक ही खेत में बदल बदल कर फसल रोपा जाएगा। हम अधिक से अधिक अन्न का उत्पादन कर देंगे, हाइब्रिड का बीज का उत्पादन करेंगे और खेती में उत्पादन में वृद्धि करके हम बढ़ा सकते हैं अपने आय के स्रोत को। लेकिन इसके लिए सरकार को व्यवस्था करनी होगी। तो सरकार भी क्या व्यवस्था करेगी? बैंक, अगर आपको मान ले पूंजी का अभाव है, तो जब पूंजी का अभाव है तब बैंक से लोन लेने जाएंगे तो 1 लाख में कहेगा 20,000 हमको देना पड़ेगा, अब 20,000 वहीं गया। जबकि सरकार नियम निकाल दिया कि बैंक में जाए, आपके अकाउंट में जाएगा, तो अकाउंट में पहले ही आपको 20,000 ले लेगा, क्या जान रहा है? इस तरह से बड़े बड़े बैंक मैनेजर और फलना मतलब माफिया के घर करोड़ों करोड़ रुपया, 55 करोड़ 10 कहाँ से निकलना? सब हम लोगों का पैसा है, हम लोगों का मेहनत का मजदूरी है। इसके बाद कुछ और विकास हुआ तो एटीएम आया। अब कहीं जा रहे हैं, पैसा लेके फोटो छीन लिया, जा हाय रे हाय रे। नहीं, हाय नहीं करना है। आप एटीएम ले लीजिए, एटीएम मशीन, एटीएम एक प्लास्टिक कार्ड है, एटीएम एक प्लास्टिक कार्ड है जिस पर संकेत चिन्ह दिया हुआ रहता है, संकेत दिया हुआ रहता है, मतलब कोड नंबर उस पर दिया हुआ रहता है। वो कोड को जैसे आप डालेंगे आपका पैसा बैंक से निकल जाएगा। तो एटीएम एक प्रकार का स्वचालित मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन उसको कहा जाता है। और उस ऑटोमेटिक टेलर मशीन के माध्यम से पैसा जमा भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। पहले केवल निकालने की पड़ता थी जो किताब में दिया हुआ है, लेकिन अब उससे निकाल भी सकते हैं। दानापुर में एटीएम जमा करने वाला है, देखें। कोड बैंकिंग, अब कोड बैंकिंग के माध्यम से सरकार बैंकों का निजीकरण किया, आप लेन देन आसान हो गया। आपको चेक काट के दे देगा, चेक काट के जाइए जहाँ भजाना है। अब इनको मान लिया 50 लाख देना है हमको, ठीक है। अब अर्जुन को 50 लाख देना है, यहाँ 50 लाख जैसे ही लेंगे तो फटाक से कोनो लगल रहेगा, छीन लेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे आप इसके लिए? इसके लिए एटीएम अपनाया गया। एटीएम नहीं, क्या अपनाया गया? कोड बैंकिंग में चेक अपनाया गया। चेक काट के दे देंगे, जाइए अर्जुन, या चेक इनकर चेक, मेरा चेक इनके अकाउंट में जाके जमा हो जाएगा जांच करके। तो बहुत सारे सुविधा हुए। इसके बाद डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। आप मार्केट कोई दुकान में आप जाएंगे, कोई सामान आपको खरीदना है तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, खाली उसका मशीन रखे हुए, खाली ऐसे स्क्रैच करेगा प्लास्टिक मुद्रा में और एकदम तुरंत उसके पास उसका पैसा जितना चाहिए वो चला जाएगा। बात समझ में आया? तो ये हमारा सिस्टम, ये हमारा प्रणाली अपनाया गया है। इसके बाद डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के बारे में, डेबिट क्रेडिट मतलब क्या होता है? विश्वास। बैंक को आपका विश्वास है कि आप जो लेंगे वो हमें वापस कर देंगे। समझ में आ गया? बैठो रे जी। इसके बाद मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट ये क्या है? हाँ, मानव विकास सूचकांक मतलब जो हम डेवलप कर रहे हैं या नहीं, ये कैसे पता चलता है? कैसे पता चलेगा कि हम पहले से ज्यादा विकासशील हुए या विकसित हुए हैं या हमारा देश विकसित हो गया है? तो यही मानव विकास रिपोर्ट से ही पता चलता है कि हम डेवलप किए हैं या नहीं किए हैं। मनमोहन सिंह आज भी वो अर्थशास्त्री है, कह रहे हैं कि भारत की स्थिति ठीक नहीं है, तब मोदी जी कहते हैं कि भाई ठीक है। ठीक क्या है? वो अर्थशास्त्री हैं, उनको पता नहीं है मनमोहन सिंह को? वो अर्थशास्त्री हैं, उनको सब पता है। लेकिन आज क्या करिएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही तो कहानी हो गया है। इसके बाद बिहार के पिछड़ेपन के कारण हमारा बिहार आखिर क्यों पिछड़ा हुआ है, इसके वजह क्या है, तो इन सब पर भी हम प्रकाश डालेंगे। बढ़ती हुई जनसंख्या, उद्योग धंधे का यहाँ मेरे पास कमी है, पूंजी का अभाव है, सभी लोग कृषि पर आश्रित हैं। और तो इस तरह से हमारे बिहार के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ जो चाहिए संरचना वो नहीं है, जो विकास करने के लिए जरूरतें हैं वो नहीं है। हर गांव, नीतीश जी क्या किया, हर गांव को सड़क से जोड़ दिया है ताकि गांव वाले अपने फल उत्पादन करें, सब्जी उत्पादन करें, बदली कुछ भी शहर तक आने में या उपचार करने में उनको कोई देरी न लगे, फौरन उसका सुविधा मिल जाए। तो सड़क, गांव बिजली से जोड़ा गया, उसको नेट बैंकिंग किया गया, ये सारी सुविधाएं आज हमें उपलब्ध हो रही है। तो बिहार के पिछड़ेपन को दूर करेंगे कैसे? सबसे पहले तो जो कारण है, जैसे पूंजी का अभाव, उत्तम बीज का अभाव, उत्तम खाद का अभाव, बाजार का अभाव, इन सारी चीजों को हम व्यवस्था करेंगे तो हमारा बिहार से गरीबी खत्म हो जाएगा। इसके बाद केंद्र की अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण। केंद्र को ये जानना चाहिए कि पंजाब,
उत्तर प्रदेश और बिहार, असम, ये सब काफी पिछड़ा हुआ है। तो उन लोगों को तुम विशेष राज्य का दर्जा दे दिए हो, लेकिन बिहार में क्यों नहीं देना चाहते हो? तो उसके भी कुछ कारण हैं, उसके भी कुछ कारण हैं। तो उसका जो मापक है, जैसे कैसे कि बीपीएल में 24 कैलोरी और 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी बोले ना, तो उसी एक मापक यंत्र है, मतलब उसमें सिस्टम डाला गया है कि अगर इससे नीचे होगा, इससे नीचे अगर होगा तभी हम उसको विशेष राज्य का दर्जा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सभी उद्योग धंधे वगैरह वगैरह का अभाव है, लेकिन बिहार में टैलेंट का खजाना, यहाँ तक कि भगवान भी बिहार में जन्म लेते हैं। गौतम बुद्ध, महावीर, कितने का नाम बताएं, गुरु गोविंद सिंह, कितने के नाम बताएं। तो बिहार में अच्छे लोगों का धरोहर है, नहीं तो क्या कमाएंगे, गरीबी को दूर करेंगे। आइए, केंद्र से आर्थिक विकास, हाँ, तो केंद्र को चाहिए कि विशेष आर्थिक पैकेज दे। अब नीतीश कुमार इस बार मोदी जी के साथ मिल गए, तो मिलने के बाद कुछ करोड़ का विशेष पैकेज इनको दिया गया, खर्च करिए बिहार पर, बिहार को आगे ले चलिए, आगे बढ़ाइए। कृषि जनित उद्योग, कृषि जनित उद्योग, जैसे जो उद्योग धंधा मेरा कृषि पर चल रहा है, जिससे हमारा कृषि से उद्योग का चलना होता है, उन लोगों को बढ़ावा दें। ज्यादा मात्रा में हम जैसे जूट, कपास वगैरह हम उत्पादन करेंगे। आज देखिए, क्योंकि प्याज लेना हो तो प्लास्टिक के बोरा में, आलू लेना हो तो प्लास्टिक के बोरा में, यस या नो? कोई भी चीज लेना हो प्लास्टिक के बोरा में आपको मिलता है, जबकि आलू प्याज में हवा लगना चाहिए, उसको जूट का बोरा चाहिए। तो आपके यहाँ परसत का उत्पादन नहीं होता, जूट उद्योग ठप हो गया। अब आगे चलिए, अंग्रेज हमारे यहाँ कैसे कैसे लूटपाट किया, यहाँ तक तो हम आ गए। अब हम देखते हैं स्टार्ट से कि अंग्रेज हमारे यहाँ कैसे लूटपाट किया, कब आया, कहाँ गया, क्या किया, कितना इंसान था। सभी लोग कहते अंग्रेजे के राज ठीक था, और सब तो लूट के ले गए। एगो पुल बना दिलो तो वैसे हमरो अब रिबेट बिल्डिंग करे, रिबेट पर हम भी पुल बना देंगे तो कहीं नहीं टूटेगा। तो जानिए ना पहले की टेक्नोलॉजी क्या था वहाँ का। आज क्या है, आप कौन सा लोहा आपको इस्तेमाल करना है पुल बनाने के लिए, वो आपको पता नहीं, आपके इंजीनियर को पता नहीं है, आप पुल बनाने के लिए भेज देते हैं। जितना भी अंग्रेज सरकार का पुल बनाया हुआ है, जैसे मैं हम कह दूं कलकत्ता में है ना बड़ा सा पुल, हावड़ा ब्रिज, कोइलवर का पुल, ये सब के आगे देखिएगा नट बोल्ट नहीं है, बोल्ट सब नहीं कसा हुआ कि ढीला हो जाएगा, ट्रेन धक 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 चलेगा, अब बोल्ट क्या हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, निकल जाएगा। सबका रिवेट वेल्डिंग किया हुआ है। वो कैसे किया हुआ, रिवेट क्या होता है, मान लीजिए सुराग में हमको नट बोल्ट डाल के कस देना है, ठीक है, तू नहीं करेगा, वो गर्म करेगा, एकदम हार्ड गर्म करके, इतना बड़ा पेंच ऐसा रहेगा, एक तरफ से थुत्तर रहता है, एक तरफ से थुरले रहता है। देखिए ये देखिए ऐसे रिवेट है, ठीक है, अभी होल में डाल के इसको कटना है, तो रिवेट है, इधर डाला, इतना समा गया, इतना निकल गया। अब इसको क्या करेगा, मार हथौड़ी मार हथौड़ी मार हथौड़ी, एकदम इसे हेंगा पचका देगा। ये देखिए अभी कभी रिवेट निकलवे नहीं करेगा, इसको बोलते हैं रिवेट वेल्डिंग, इंजीनियरिंग में बोलते हैं इसको रिवेट वेल्डिंग। तो ये जब गड़ में है पूरा ठोक के बैठा दिए तो हिलेगा जी, और नट कसेगा तो तुरंत हिल जाएगा। हाथ फुल डैमेज हो रहा है। आइए अंग्रेज थोड़ा क्या किया, कितना लूटा, उसकी प्रतिशत मात्रा हम लोग जरा देख लें। सफेद पोष लुटेरे हैं, और आज भी सफेद पेश लुटेरे ही हैं, सफेद पहन के खूब लूटते हैं। भारतीय व्यवस्था का बर्बाद संरचना कोई एक दिन की संरचना नहीं है। ये जो संरचना बना है, अब देश जब आजाद हुआ उस समय कितनी गरीबी थी, देश डिवाइड हुआ, अंग्रेज ने क्या किया, फूट डालो और शासन करो। इस व्यवस्था में हिंदू मुस्लिम में लड़ा दिया, जबकि हम एक ही भाई है, हिंदू मुस्लिम में लड़ा दिया। लड़ने से क्या फायदा हुआ, अब उसके बाद लड़ने से डिवाइड रूल आ गया, वो बंटवारा कर लिया, तो जो धन संपत्ति था, जो भी क्षेत्र था, सब लगभग बंटवारा हो गया। बंटवारा होने से यहाँ पर पूरे भारत की बात बता रहे हैं, दुर्दशा स्थिति उत्पन्न हो गई। 15 अगस्त 1947 कहता है, पहला लाइन सोचिए, भारतीय व्यवस्था का वर्तमान स्वरूप कोई एक दिन की संरचना नहीं है कि आज क्या डेवलप कर देंगे, उसको बनाने में टाइम लगता है। जैसे सड़क बनाया, मान लीजिए दीघा वाला पुल बनाया है, पुल बनाने में आपको टाइम लगा, तो पुल बना, उससे यातायात गमन आसान हुआ, सरकार को आय का स्रोत बढ़ गया, है ना, जाम से भी छुटकारा मिला, बहुत सारे, तो एक दिन का नहीं है, टाइम लगता है उसको बनाने में। आगे है 15 अगस्त 1947 को मिली आजादी से पहले 200 वर्ष तक अंग्रेजों के हम गुलाम रहे। इतने सालों में वो लूट पाट के सब कुछ अपना जितना चाहा हुकूमत किया, जैसे चाहा इंडियन को इस्तेमाल किया, उसे फांसी दे दिया बात न मानने पर, क्या क्या नहीं किया। अब बताइए, कल 2 अक्टूबर था,
है ना 2 अक्टूबर, गांधी जी को सब जानते हैं। गांधी जी के बचाने वाले कोई बताएंगे नाम? एक नाम बता दीजिए। लोग हिंदू मुस्लिम में लड़ते हैं, हम उनसे पूछते हैं बताओ एक आदमी जो बत्तख मियाँ, चलिए बत्तख मियाँ बताया था। जब वो रिले की खेती के लिए पश्चिम चंपारण गए थे तो वहाँ पे उनके खाना में जहर मिलाने के लिए कहा गया था, वो कहा नहीं मिलाएंगे। गांधी जी को ये बात बता दिया, फिर चौराहा पर उसे फांसी दे दिया गया। ऐसे बहुत से लोग हैं। 2200 वर्ष तक उसने शासन किया। उसके पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। यहाँ विदेशी लोग पढ़ने आते थे, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय में विदेशी लोग पढ़ने आते थे। यहाँ शिक्षा का भी केंद्र था। ये कहा जाता है कि धरती सरस्वती की उपज है। नालंदा विश्वविद्यालय तो पहले ही न टूटा था, नहीं मुगल तोड़ा था। हाँ भाई, तो मुगल शासन में था, उसके बाद अंग्रेज आया। तो अंग्रेज से उसका कोई संबंध नहीं है। जलाया तो वहां पर हम जा ही नहीं सकते हैं, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय में 200 साल से पहले लोग पढ़ने आते थे ना। मेरा कहने का मतलब ये है। लेकिन अंग्रेजों ने जमकर इसका आर्थिक शोषण किया और इसके मंद गति को नगण्य कर दिया, गति को नगण्य कर दिया। आजादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सांस्कृतिक, जब देश आजाद हुआ तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सारे चीजों को तहस नहस कर दिया था। हमारा सांस्कृतिक वेशभूषा भी कौन ड्रेस पहना वैसा? अरे अंग्रेज वाला कौन ड्रेस पहनता है? लाल कलर बैंड वाला। अरे भैया, मतलब विदेशी कपड़ा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, है ना। तो इस तरह से हमारा उद्योग धंधा और चौपट हुआ। यहाँ से जूट कपास ले गया उत्पाद, यहाँ से कम, मान लिया हमारे यहाँ 10 रुपए किलो बिकता था, और यहाँ से 12 रुपए रेट दिया, जूट कपास ले गया खरीद के। वहाँ क्वालिटी का मिल था, वहाँ बनाया, यहाँ ले आया। यहाँ के लोग खादी इस्तेमाल नहीं करेंगे, टिकाऊ और सस्ता मिले, होना चाहिएगा। इस अध्याय में क्या क्या पढ़ना है आपको? अर्थव्यवस्था का विकास पढ़ना है, विकास की माप पढ़ना है, अर्थव्यवस्था का विकास हम कैसे करेंगे और कैसे हमारा अंग्रेजी शासन के बाद अभ्यंतर विकास हो रहा है। इसके बाद विकास की माप हम कैसे मानेंगे कि आज विकसित हुआ है, कि इसको मापने का यंत्र क्या है। और इस सूचकांक है, सूचकांक अभी भी बताया थोड़ा देर पहले। बिहार के विकास की स्थिति जानना है और देश के आर्थिक विकास के लिए बिहार में आर्थिक विकास की भूमिका, मूलभूत आवश्यकता एवं विकास के संबंध में आदि बातों पर इसमें प्रकाश डाला गया है। अब देखिए, अर्थव्यवस्था का सबसे पहले परिचय जानिए। अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना उपनिवेश बनाकर कॉलोनी समझते हैं, डिफेंस कॉलोनी। तो डिफेंस का मतलब सुरक्षा, कॉलोनी का मतलब उपनिवेश। ये लोग बाहर से आके रहे हैं, शाहपुर के रहने वाले नहीं है। बात समझ में है? उसी तरह हम तो भारत के रहने वाले थे, लेकिन अंग्रेज आप पर अपना हुकूमत जमा दिया। तुम ऐसे नहीं कर सकते, वैसे करोगे तो फांसी देंगे, डंडा देंगे, पनिशमेंट देंगे, बहुत सारा रॉलेट क्या नियम निकाल दिया था। ठीक है, तो इस तरह से फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर इन्हें शासन किया। ब्रिटिश शासन की ओर भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान हुआ। हमारा देश पहले कृषि प्रधान देश था, ठीक है, शुरू में। इसके बावजूद उद्योग, व्यापार, यातायात, आधारभूत संरचना सब ठीक ठाक चल रहा था, बिल्कुल। लेकिन जब अंग्रेज आया तो उसे नष्ट कर दिया, छोटे छोटे उद्योगों को नष्ट कर दिया। यहाँ से कच्चे माल खरीद लिया तो अब क्या बनाइएगा? आप जिस दाम पर देते उससे कम दाम पर यहाँ पे सामान दे रहा है। बोलिए कौन जन बनिया कम दुकान कम देगा, ओकरे यहाँ नहीं जाइएगा। ओकर बजरी बटखरवा कभी तौल के देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन आया उपनिवेश। मेरा क्वेश्चन कहाँ है कि ढूंढिए ऊपर 2 नंबर में। देखिए ऐसे मत बोलिए 2 नंबर, यही लाइन पर बार हो गया। जानते हैं? नहीं जानते हैं? एक बूढ़ा कहा ना, बाराती आया था, स्टेज पर जयमाला हो रहा था, और मैं वो लड़की थी, जरा सा कोई बातें नहीं बर्दाश्त करते थे। तो बोले ना, एक बूढ़ा बोला ये लड़की 1 नंबर है, जयमाला हो रहा है। तो लड़कियां थोड़ा उल्टी दिमाग की थी, उतनी भड़क भड़क मारने लगी। लोग पूछा भाई काहे मार रहे हैं आप? कुछ ही का बोला है, लेकिन हम कुछ नहीं बोली ना। पंचायत बैठ गया, कैमरा चेक किया गया, कैमरा चेक किया था, कहाँ कुछ बोल रहे हैं बाबा? तब बाबा नहीं कर रहे हैं, ये तो 1 नंबर का है, तो बाकी 2 नंबर का है। फिर मारना तैयार हो गया, कहा भाई दोनों ठीक है अपना जगह पर, तू लोग शांत रहा। एक बेटा कहने का मतलब ये नहीं था, नहीं यही कहने का मतलब है 1 नंबर 2 नंबर का होता है। माँ तो माँ है, बेटी तो बेटी है, बहन तो बहन है। हालांकि लड़की जायज कर रही है। पहले जानेंगे उपनिवेश। जब कोई भी देश की किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है, जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है, जब कोई देश पर कोई दूसरा देश शासन करता हो, ठीक है, जब कोई देश शक्तिशाली राष्ट्र जब किसी दूसरे देश पर शासन करता हो, जैसे हम पर शासन कर रहा था कौन? अंग्रेज। तो हम क्या हो गए? उपनिवेश हो गए। क्या हो गए हम? उपनिवेश हो गए। सरकार मेरा नहीं, हम हैं।
हम यहाँ के नागरिक हैं, मेरे सत्ता में कोई अधिकार नहीं है, राज वो कर रहा है, शासन वो कर रहा है, पूंजी का लाभ वो ले रहा है, मजदूरी वो करवा रहा है। वैसे लिखा है यहाँ पे साफ साफ, जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यवसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण एवं शासन करता है, तो ऐसे शासित देश को जिस पर शासन हो रहा है, शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। मतलब हम अंग्रेजों के उपनिवेश। सिंपल याद करिए, जब अंग्रेज 200 वर्ष तक हुकूमत किया तो सारे चीज को, यहाँ के उद्योग धंधा, आय व्यय, सब चीज को वो देखा। हमने अपनी मर्जी से कानून तक कुछ नहीं चलने दिया। तो हम क्या थे, हम एक तरह से उपनिवेश हो गए थे। शक्तिशाली राष्ट्र था, वह के हम पर हुकूमत किया तो हम क्या हो गए, उपनिवेश हो गए। अपना कानून मेरा कोई काम नहीं कर रहा था। लेकिन जब देश हम आजाद हो गए तब फिर मेरा अपना कानून बना, अपना संविधान बना और उसी से हमारा देश चलता है। आप बोलिए संविधान क्या है? यस या नो? संविधान देश चलाने के लिए बनाया गया एक कानून है जिसमें तमाम लोगों के हितों की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। ठीक है, यही चीज बना हुआ है, यही इतनी सी बात लिखा हुआ है कानून में। तमाम लोगों की समता का अधिकार देना और कर्तव्य और अधिकार का बोध कराना, सभी को एक समान समझना, यही संविधान है। ये देश कैसे चलेगा, इस प्रक्रिया को अपनाने के तमाम लिखे गए सिस्टम को हम कानून कहते हैं। फाइनल। अब अर्थव्यवस्था का अर्थ तो यहाँ तक लेके चल गए। अब लिखता है हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। हमारी वो सभी क्रियाएं जिससे हमें आय प्राप्ति होती है, क्या कहलाती है? आर्थिक क्रियाएं। क्वेश्चन होगा आर्थिक क्रिया क्या है? तो वे तमाम क्रियाएं जिससे हमें अर्थ की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, वो क्या कहलाती है? आर्थिक क्रियाएं। जिससे जिन क्रियाओं से हम धनोपार्जन कर अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। दैट्स फाइनल। अर्थव्यवस्था दो प्रमुख कार्य संपादित करता है। अर्थव्यवस्था जो हमारा है मुख्य रूप से दो कार्यों को संपादित करता है। नंबर 1, जैसे हम अर्थ के लिए व्यवस्था करते हैं, अर्थव्यवस्था पैसा की कैसे व्यवस्था करते हैं और क्यों? कारण। पहला कहता है लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना। हमारी आवश्यकता है चावल का, तो चावल वाले चावल उग जाएंगे। दूध चाहिए तो गाय वाले के पास जाना पड़ेगा। सुइया चाहिए तो डॉक्टर लकी के यहाँ जाना पड़ेगा, है ना? तो इस तरह से पहला उद्देश्य है इसका। क्या बोले भी हम आपको आएगा, अर्थव्यवस्था के प्रमुख कार्य कैसे संपादित होती है, तो तरीका। आंसर इसका होगा नंबर 1, लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करते हैं। कोई कलम का उत्पादन करता है, कोई स्याही का, कलवे वाला स्याही तो नहीं लाता है, कलम का उत्पादन करता है, स्याही का उत्पादन करता है, फिर रिबन भरता है, फिर दुकानदार के पास आता है, ट्रेवलिंग करके दुकान पर आप खरीदते हैं। एक किताब प्रिंटर में छपा, वो कहीं से कागज लाया, इसको प्रिंटिंग किया, प्रिंटर करवाने वाले कोई वो छापड़ देंगे ना। खड़ा हो, उपनिवेश किसे कहते हैं? देखिए लड़का सुन रहा है, बैठो। लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो उत्पादन होता है, किसके लिए? लोगों की आवश्यकता पूर्ति के लिए। ये कपड़ा चाहिए तो मिल में उत्पादन किया जाएगा, ठीक है। अब ऐसा कोई चीज उत्पादन होता है जो नहीं चाहिए। एक बार ऐसा हो गया था ना कि सारे लोग, आर्थिक संकट आ गया था पूरे विश्व में, जितना अनाज था बहुत पैमाना पर सारा चीज लोग उत्पादन कर लिए थे, ना कोई किसी से कोई सामान खरीदने वाला था ही नहीं। तो जब सामान खरीदने वाला नहीं था तो सब क्या होगा, सामान क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। तो 1929 में ऐसा ही आर्थिक संकट आया था। तो इसका नियम होता है, पहले दोनों को पढ़ा दें। लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। अब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। ऑटो खरीदा, भाई ऑटो चलाएंगे तो 2 रुपया मिलेगा। शाहपुर से दानापुर जाइएगा, वो सेवा दिया, सेवा के बदले आप उससे मुद्रा देंगे, है ना। दूसरा कहता है लोगों के रोजगार के अवसर प्रदान होते हैं। तो ऑटो खरीद के बेचारा चला रहे तो उसको रोजगार मिल रहा है ना। तो इस तरह से जो ही चीज हम आगे पढ़ाया जाता था हम लोग के समय में, मांग का नियम, मांग की लोच। जिस चीज की मार्केट में डिमांड हो वही चीज का उत्पादन करिए। अब उसका डिमांड है कि नहीं, उत्पादन कर लीजिएगा तो उद्योग चलेगा, सबका हो जाएगा, पूंजी बैठ जाएगा और सबका दुकान बंद करके चल जाएगा। कहाँ 3 लकड़ी पर, एक वैसे बुझे कि नहीं बुझे? इसके बाद कुछ अर्थशास्त्री ने अर्थव्यवस्था का अलग अलग जो प्रोफेसर हैं वो परिभाषा दिए हैं। सबसे पहले नाम आता है
आर्थर लेविस कहते हैं अर्थव्यवस्था का अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार में से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अपने संसाधनों का प्रयोग करते हैं। हम अनाज का उत्पादन करते हैं ताकि मानवीय साधनों की संतुष्टि मिले, मन को संतुष्टि मिले। कपड़ा का उत्पादन करते हैं, एकदम का कपड़ा झकास पहने हुए है ना। दवा चाहिए तो दवा के लिए अलग, सब अलग अलग विभाग में है। अब हमारे पास जितनी आवश्यकता है हम सब चीज का उत्पादन कर सकते हैं? नहीं, कभी नहीं कर सकते हैं। तो हम एक दूसरे के अन्योन्याश्रय संबंध है, हम एक दूसरे के साथ इसीलिए जुड़े रहते हैं कि हम मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं। कोई बिजनेसमैन है, कोई ऑफिसर है, तो ऑफिसर का मैं बन खैबा का सुथनिया या बाल किसान हमारा उत्पादन करता है, किसान है हर तरीके लो जेकरे खिलावत था ओकरे अपमान करता, जो ने बाप पैदा किया अब बेटा अफसर बन गया तब मिलेगा तो कहा कि हमारा कोई नहीं है, तो नहीं देखिए ठीक से हाँ मेरे घर का नौकर, ऐसे बोलते हैं। ये है हमारा विधान। चोट लगेगा इसलिए तो हम पढ़ार कर रहे हैं। ब्राउन ने कहा अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। ब्राउन सटीक उत्तर दिया। ब्राउन ने कहा अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, जो हमारी आवश्यकताएं हैं हम उसके लिए धन उपार्जन करते हैं, यही अर्थव्यवस्था है। तो सारे व्यवस्था का क्या अर्थ है? मनी। आज मनी इज टाइम आपके लिए, स्टूडेंट के लिए, और कल बन जाएगा टाइम इज मनी। वही लालू यादव आ रहे हैं, वो लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। टाइम इज मनी, उनके लिए मनी इज टाइम हो गया है, समय ही उनका धन है। लेकिन आप जब पढ़ेंगे ना तो वो का है, उनकी औकात का है, उससे आगे बढ़ेंगे। उनका जो पीए रहता है ना सब आईएएस रैंक का रहता है, सेक्रेटरी आईएएस रैंक का रहता है, तो आईएएस कभी बदलेगा? मंत्री जी तो आज हटेंगे, मोदी जी दूसरा कोई आ जाएंगे, फिर वो हटेंगे, नीतीश जी दूसरा कोई आ जाएंगे, है कि नहीं? तो पढ़िएगा कि नहीं पढ़िएगा? सवाल पूछिए से जवाब दे दीजिए, आप दीजिएगा जवाब। ठीक, तो अर्थव्यवस्था ब्राउन ने कहा, ब्राउन नाम है, नेम ऑफ पर्सन। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। फाइनल हो गया। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है, सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। जितने भी आर्थिक क्रियाएं हो रहे हैं, साइकिल चला के कोई काम करने जाता हो, कोई अफसर दफ्तर में जाता हो, जितने भी क्रियाएं करो, तमाम चीजों का एक ही विकल्प है, क्या? आय प्राप्त करना। सबको जोड़ घटा के जो भी बिजनेस करते हैं तो सबका एक ही अर्थ है, क्या करना? 10 तरीके। तो आय तक तो आइए गए, आप बाद में बताइए करेंगे, अब ये बता देते हैं। एक होता है राष्ट्रीय आय, छोड़े कहाँ है, कने है वो, दिखाओ वो, एक नंबर 5, 6, 7, 8 नंबर राष्ट्रीय आय। ये देखिए राष्ट्रीय आय क्या है, उसके बाद प्रति व्यक्ति आय क्या है। जब राष्ट्रीय आय जान जाएंगे तो प्रति व्यक्ति आय जान जाएंगे। देश की एक वर्ष की सभी स्रोतों से प्राप्त आय, देश की एक वर्ष की सभी स्रोतों से प्राप्त आय, कृषि से, रेल सेवा से, जहाज सेवा से, जो कुछ भी होता है, जितने बिजनेस से, बाहर से माल लाना ले जाना, जो भी होता है, सरकार के एक वर्ष के सभी स्रोतों से प्राप्त आय, सभी स्रोतों से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। सरकार के तमाम अर्थव्यवस्थाओं से सभी स्रोतों से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय, सरकार के सभी स्रोतों से प्राप्त आय को, इनकम को, एक वर्ष का इनकम, कितने वर्ष का? एक वर्ष का। सरकार के सभी स्रोतों से एक वर्ष के तमाम प्राप्त आय के स्रोतों को मिलाकर जितना इनकम होता है, जितना आय होता है, उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। समझ में आ गया? और जितना राष्ट्रीय आय है, जितना राष्ट्रीय आय है, उसमें देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो एक व्यक्ति का आय निकल जाएगा, एक व्यक्ति का। समझ में आ गया? अब यहाँ सवाल ये उठता है कि सभी क्षेत्रों से कैसे आएगा भैया? अब चावल लाते हैं, टैक्स लगता है। और ये मेरे महान मोदी जी की परिकल्पना से उनको दुआ दे 2-4-10 साल और रहे, 20 साल और रहे, टैक्स बढ़ा दे। अभी तो पेट पर लगा, अब लगेगा माउथ सर्विस टैक्स। मुंह पर है, बोलोगे तो टैक्स दो, काहे बोला? यही को बाकी रह गया। हम तो निवेदन करें कि वो कर दे माउथ सर्विस टैक्स, ज्यादा बोलोगे तो टैक्स दो। बताइए, तो पेट पर भी टैक्स लगे, क्या बचा? टैक्स देते हैं। रोड पर चलते हैं तो टैक्स देते हैं, कहीं भी जाते हैं रेलवे में तो टैक्स देते हैं, किराए के अलावा टैक्स भी देना है आपको, सब आपके टिकट पर जुड़ा हुआ रहता है। तो इस तरह से सरकार के जितनी भी व्यवस्थाएं हैं
तो तमाम अर्थव्यवस्थाओं से, सरकार के एक वर्ष की तमाम अर्थव्यवस्थाओं से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। सरकार के तमाम प्राप्त आय को, सरकार के तमाम परिस्थितियों से, जितने स्रोतों से आय होता है, एक वर्ष का आय होता है, उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। और राष्ट्रीय आय में, कुल राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से अगर भाग कर देंगे तो एक व्यक्ति का इनकम निकल जाएगा। बात समझ में आया? एक वर्ष का निकलेगा। वो कितना निकलेगा? देश के कुल सभी स्रोतों से प्राप्त एक वर्ष का आय, कुल जनसंख्या ये तो हो गया राष्ट्रीय आय। और देश की कुल जनसंख्या, तो जब हम भाग लेंगे देश की कुल आय से कुल जनसंख्या में, तो देश की कुल एक वर्ष की आय, तो देश की कुल एक वर्ष की जनसंख्या एक व्यक्ति का, तो प्रति व्यक्ति है। तो देश की कुल आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय निकल जाएगा एक व्यक्ति को। तो हमें लग रहा है कि अनुमानतः लगभग 27 या 28 हजार है, लगभग 27 से 28 हजार है 2004 या 6 की रिपोर्ट के अनुसार। तो लगभग कितना हो गया जी? 12 दूनी 24, 24 36 मान लीजिए, 2500 महीना। क्या हम आर्थिक स्थिति से मजबूत हैं? सब लोग कहता है कि इतना तरक्की किया है, तो 28,000 रुपया महीना, 2,500 रुपया महीना टप के गया होगा तो मान लेते हैं 5,000 गया होगा, 7,000 गया होगा, 10,000 गया होगा एक व्यक्ति का। जो देखिए सरकार कितना चूना लगाता नहीं समझते हैं आप। जैसे कोई स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में हम लोग काम करते थे, ठीक है, 5,000 6,000 महीना देता था। इधर कोरोना के बाद अगर चाहे तो तुरंत रेड हो जाएगा। कैसे? कोई वो सीए रखता है, सीए पूरा चार्ट को मेंटेन करता है कि इनकी आय का 2 लाख रुपया है, जिसमें 1,80,000 खर्च कर देते हैं, इनके पास 20 रुपया का बचत है, कोई टैक्स नहीं देना है। इसीलिए वो क्या ट्रस्ट से जुड़ जाता है। छानबीन अगर पूरी तरह हो जाए ना, तब पूरे सब डूबेंगे। 50% स्कूल वाले जेल जाएंगे, 50%, 2,500 महीना क्या निकला। लेकिन वही सरकार कहती है कि रेवेन्यू लगभग 400 से लेके 500 या 600, लेबर क्लास का रेवेन्यू लगभग 400 रुपया प्रतिदिन, या तो ऊपर वाले थोड़ा क्लास का 600 से 700 रुपया प्रतिदिन। अगर 400 रुपया प्रतिदिन तो 4 या 12,000 महीना कम से कम मिलना चाहिए ना। जैसे मिस्त्री का है तो उस जो मिस्त्री जुड़ैया और कट्टा, तो उसका लेबर का दिया था 600 से 700, तो 28,000, 7 या 21,000 महीना उसको होना चाहिए। क्या मिलता है उसको बताइए? तो इस तरह से सरकार बेवकूफ बनाता है हम लोगों को। कहीं छानबीन करता है कि फलाना जगह कम मिलता है, क्या कम मिलता है भाई? तो कहेगा कि तुम्हारा मन है तो रहो, तो दूसरा कोई है। तो यही तो पॉलिसी है। तो फूट डालो और शासन करो, आज भी नीति है। तो चलिए अब हम यहाँ पे आप पहुंचे हैं। ब्राउन ने कहा था अर्थव्यवस्था सब हो गया। अब अर्थव्यवस्था की संरचना, ढांचा, यानी स्ट्रक्चर और इकोनॉमी जानना है। अर्थव्यवस्था के कैसे स्ट्रक्चर किया गया है, मतलब कितने भागों में बांटा गया है। तो अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 3 भाग में बांटा गया। कितना बांटा गया? 3 भाग में बांटा गया है। चलिए यहाँ देखते हैं अर्थव्यवस्था का ये प्रकार कितने भाग में बांटा गया। ये अर्थव्यवस्था की संरचना 3 भाग में, और प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, 3 भाग में अर्थव्यवस्था की संरचना को अलग अलग पाटे, क्योंकि एक आदमी सब कुछ नहीं देख सकता, उसको अलग अलग क्षेत्र बनाया गया है। और क्षेत्र में भी विभिन्न कंस्ट्रक्शन और भी उसमें भी डिवाइड किया गया है क्या क्या होता है। जैसे हमने बोला प्राथमिक क्षेत्र, पहले प्राथमिक को बता दूं। प्राथमिक क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि से सरकार को आय के साधन मिलते हैं ना। सामान आप मार्केट ले गए, मार्केट में बेचे, टैक्स टिकट कटवाना पड़ेगा, उसका टैक्स देते हैं कि नहीं देते हैं? आप भी टैक्स देते हैं, खरीदे तब भी, आप बेचता है तब भी, दोनों से टैक्स लेता है वो। यानी पंडित जी सराधो करवा देते हैं, बियाह करवा देते हैं। कौन है वो पंडित जी? कौन है? सरकार। बात समझ गए ना? समझदार है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंदर पूछेगा प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत क्या क्या होता है? कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं के प्राप्त करना, जंगल से लकड़ियां वगैरह प्राप्त करते हैं, जड़ी बूटी प्राप्त करते हैं, जाके कहीं बेचते हैं। कृषि को समझते हैं, खेती गृहस्थी करना, पशुपालन समझते हैं, मछली पालन समझते ही हैं, तो इसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि से संबंधित। दूसरा है आपका द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को भौगोलिक औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र को साफ अलग स्ट्रक्चर में कर दिया है, उद्योग धंधा, इंडस्ट्रियल स्टेट। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज, खान से लाइएगा तो ना कंपनी चलेगी,
कंपनी खरीद लाए हैं, अयस्क लाए हैं, लोहा लाए हैं, उसको फर्नेस में गलाएंगे, फर्नेस से गला के फिर लोहा तैयार करेंगे, तब फर्नेस गलाने का बहुत सारे सिस्टम होता है, हम लोग को जाने का जरूरत नहीं। खान से लाएंगे, लोहा बनाएंगे, मार्केट में बेचेंगे, ठीक है। निर्माण कार्य जैसे बिल्डर्स लोग वो एक तरह से उद्योग कर रहे हैं, बिल्डर्स लोग बिल्डिंग बना के बेचते हैं ना, निर्माण उद्योग हो गया। और जनोपयोगी सेवाएं गैस और बिजली, गैस और बिजली आप तो बहुत जरूरी है। हम मोदी जी के राज में गैस बड़ा आसान हो गया, एगो पेट में है, एगो बनावे वाला है। अरबा चावल खिलाते रहता है, पेट में गैस हो जा रहा है, और गैस के दाम बढ़ा दिए तो हाई प्रेशर में लोग हो जा रहा है, अरे बाप रे बाप गैस के दाम है ना, दो प्रॉब्लम। लेकिन पहले था कि मिलता था तो कम में, मगर 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 अतर लाइन लगाना पड़ता था, ये वो दिक्कत था। तो द्वितीय क्षेत्र क्या हुआ? औद्योगिक क्षेत्र। अब तृतीय क्षेत्र क्या है? अभी हम जो बोल रहे हैं किसी के खिलाफ में या किसी के एंटी या नहीं एंटी में, इसके पीछे क्या रीजन है? ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये संविधान में लिखा गया है कि अगर जो हमें किसी चीज को गलत लगता हो तो गलत कहने का हमको अधिकार है, और सही लगता हो तो हमको सही कहने का अधिकार है। ये रूल्स फॉलो करना पड़ेगा सभी को, मौलिक अधिकार। तृतीय क्षेत्र में आते हैं, तृतीय क्षेत्र की सेवा क्षेत्र कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। जैसे सर्विस वगैरह लोग करते हैं ना, तो सेवा क्षेत्र। बिजली वगैरह तो द्वितीय क्षेत्र में आ गया, अब इसीलिए हम प्राइवेट कर दिए, निजीकरण। तृतीय क्षेत्र के सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा कंपनी, बैंक आ गया, बीमा कंपनी आ गया, परिवहन आ गया, संचार व्यापार आदि। हाँ, मतलब बैंक एक पूंजीपति, सीधे कहें ना पूंजीपति। कृषि मतलब किसान है, उद्योग करता है, बिजनेस है ना। अरे बाप, नौकरी करता है। ये देखिए कैसे बताने का तरीका मतलब घुमाएंगे नहीं मार रहे हैं, घुमा के थप्पड़ मार रहे पीछे में। तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, और तृतीय को जो सेवा क्षेत्र कहते हैं, जो बैंक, बीमा, जैसे बीमा होता है, बीमा समझते हैं, इंश्योरेंस समझते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी आप खरीदे गाड़ी को, आप फर्स्ट पार्टी हो गए, आप बेचेंगे दूसरा को, सेकंड पार्टी हो जाएगा। आपको इंश्योरेंस मिलता है लेकिन उस पर नहीं मिलेगा। बहुत सारे इसके प्रोसेस है करने का। चलिए संचार, हेलो मम्मी कैसे हो? संचार, हम यहाँ बैठे हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, सऊदी अरब, जहाँ भी रहेंगे हाल करके बात कर लेंगे, जब दिल खुश हो जाएगा। और ये सेवाएं हमको प्रदान करती है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की क्रियाओं को सहायता, ये प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र दोनों को सहायता करती है। कौन? तृतीय क्षेत्र। कैसे? अब संचार व्यवस्था से। कल मौसम विभाग का अनुमान है कि 5 तारीख को वर्षा होने की संभावना है, तो आलू की खेती अगर फसल तैयार तो सब तो खराब हो जाएगा। एकदम लगा देंगे आधुनिक मशीन, सब आलू झाड़ झाड़ के निकाल लेगा, और सब कल का तो परसों न तो बारिश आज छान के निकाल देंगे। कल बारिश होने की संभावना है। किसानों से आग्रह है कि अपनी सावधानी बरते, तो समूचा गेहूं कटवा देंगे, और परसों ना आएगा। एक मशीन 30-30 बीघा काट देता है खेत, और दोनों के एकदम घर ले आइए बोरा, बाकी खत्म होंगे। बात समझ में आया? तो इसका संबंध है। परसों ना पानी बरकेगा, कटना शुरू। तो ये द्वितीय क्षेत्र आपको काम किया कि नहीं? प्राथमिक क्षेत्र को, हाँ, बिजनेस करें, व्यापार करें। हाँ हेलो, हाँ कहाँ से बोल रहे हैं? तो हम बिहार पटना से बोल रहे हैं। हाँ हाँ, हम सूरत से बोल रहे हैं। तो हमको चाहिए एक ट्रक साड़ी चाहिए जो लगभग 250 से 300 के रेंज में आए, जिसको हम 500 रुपए। हाँ एकदम ठीक है, ठीक है, ठीक है। 250 से 300 देंगे, आप 700-800 रुपए बेच सकते हैं। एकदम खुलेआम रेट, एकदम बहुत फर्स्ट क्लास है। फोन किए, बात किए, हमारा डिलीवरी दिया, आप वहाँ पेमेंट अकाउंट से दे दीजिए, और बाद जाने जाने के लिए। तो कितना प्रथम और द्वितीय क्षेत्र को फायदा है कि नहीं? तृतीय क्षेत्र से, बीमा से। अब माल आपका रहा है, लूटा गया, रास्ते में लूटा गया, तो आप बीमा करवा लीजिए। रास्ते में लूटा तो गवर्नमेंट समझेगी, बीमा कंपनी समझेगा अपना। राष्ट्रीय आय में इन तीनों क्षेत्र के योगदान का एक तालिका दिया गया है। तीनों क्षेत्र देखिए, ये कब का है? 1901 से लेके 47 और 2007 तक का। तो हम आपको बता रहे हैं 19 आजादी के समय, आजादी के जस्ट बाद 1947 और आजादी के पहले 1901 में प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से 63.6 आमदनी होता था, लेकिन 47 में 58 आ गया। इसके बाद 2007 में 22 आ गया। मतलब लोगों को रोजगार मिला, कृषि पर से भार हटा। पहले 63.6 यानी 64 लगभग था 1901 में, जब अंग्रेज शासन कर रहा था। तो जब देश आजाद हुआ 1947 में, देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। ये रिपोर्ट तो आयोग बाद में जारी करता है, तुरंत आजादी में तुरंत रिपोर्ट जारी कर देगा।
सरकार बनाएगी, अपना चलेगा, तब उसके बाद जारी करेगा। तो उस समय बताया रिपोर्ट में कि 58.7 यानी 59 लगभग 59% कृषि क्षेत्र से आय प्राप्त होता है। और आज वर्तमान 2007 में बता रहा है कि 22% कृषि से हमको सरकार का इनकम होता है, बाकी अन्य स्रोतों से होता है, उद्योग से, बिजनेस से, वगैरह, बीमा, बाकी जो कंपनी बची जो बच गया उससे होता है। तृतीय क्षेत्र से 12 था, इसके बाद बढ़ के 14 हो गया, फिर 22 हो गया। तृतीय क्षेत्र में यानी सेवा में पहले 23 था, सेवा में अंग्रेज के शासन काल में 23.7 था, ठीक है, जो अंग्रेजी हुकूमत खत्म होने के बाद 27 हो गया। और आज आपको पता है 56% अन्य स्रोतों से प्राप्त हो रहा है हमको आय का स्रोत, रेलवे, उद्योग, बिजनेस, मतलब आय, संचार के साधन। अब देखिए अंबानी जी बढ़ा दिए, रेटें बढ़ा दिए, वही ना कि और लेबर होता जेवा का, पहले मोदी जी गैस दिए और गैस पर दाम बढ़ा दिए फ्री में, हाँ फ्री में, मोबाइल फ्री में दिया, सब कोई हाँ हेलो हाथ में लेके चला, भरवा और रिचार्ज करवा हुआ 500 का महीना, कहता जी 350 तो ये आपको आंकड़ा हमने बता दिया, ठीक है। तो आज अन्य मतलब सेवा क्षेत्र में जब हम आ गए हैं, तृतीय क्षेत्र से 56%, तो कृषि पर से कितना बोझ हट गया, पहले 22 था, अब 56 हो गया है, बढ़ गया ना। तो अब हम उद्योग के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में विकसित हो रहे हैं, इसलिए उस पर से आय कम जा रहा है। आपको लगेगा कि उल्टा, पहले 22 था, अरे भैया पहले 22% आए, लेकिन आज 56% कृषि से, मतलब तृतीय क्षेत्र से आपको मिल रहा है, मतलब बिजनेस वगैरह से मिल रहा है। अब अर्थव्यवस्था के प्रकार आइए, ये जान गए ना, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र समझ गए। आपको अलग से सवाल है, प्राथमिक क्षेत्र से क्या समझते हैं? प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, इसे कृषि, पशुपालन वगैरह वगैरह आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? उद्योग धंधा आता है, जिसे उद्योग धंधा विकसित है, बिजली कंपनी वगैरह, बिजली वगैरह, संचार वगैरह। और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र, बीमा कंपनी, बैंकिंग वगैरह 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 सब हो गया। तो आप वो अलग आते हैं, प्राथमिक से क्या समझते हैं, द्वितीय क्षेत्र क्या आते हैं, और तृतीय क्षेत्र से क्या समझते हैं। अगला सवाल है आर्थिक विकास का, अगला है अर्थव्यवस्था का विकास। आर्थिक अर्थव्यवस्था का विकास जो कह रहा है, अर्थव्यवस्था के विकास में ये तीसरा पोजीशन है। अर्थव्यवस्था के विकास में पहला समावेशी विकास, सतत विकास। समावेशी विकास और सतत विकास को समझेंगे। सतत माने लगातार, सतत प्रयास से देश आगे बढ़ा है। बैठ जाइए अभी। समावेशी विकास, सतत विकास, योजना आयोग, आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन इज बीबीएल, ठीक है। अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अर्थव्यवस्था मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन कौन? पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। कहाँ है? 1 2 3 4 केंद्र लिख दीजिए, अगर मिल ही नहीं रहा है। हाँ, अर्थव्यवस्था के प्रकार, तब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूंजीपतियों का, समाजवादी अर्थव्यवस्था समाजों का, और मिश्रित अर्थव्यवस्था दोनों का। अब ये बता रहे थे अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार में क्या क्या आते हैं? यहाँ पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। आपसे सवाल करेगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? और सिंपल, बहुत आसान बट इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, देखिए बीटीबीसी की किताब से अगर आप आंसर को देखेंगे तो एकदम सटीक और सॉलिड मिलेगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। सब देखिए, इसी से समझ लीजिए ये क्या कहता है। पूंजीवादी निजी आदमी के हाथों में, पूंजीपति अपना बिजनेस करते हैं, अपना उद्योग चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो पूंजीपति का उनका अधिकार होता है। घाटा या नफा होना ये उनकी जिम्मेदारी है। इसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व यानी मालिक निजी व्यक्तियों के पास होता है, जो इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं, जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि सब अपने निजी लाभ के लिए करता है। लेकिन मुख्य रूप से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जिसका पूंजीपति स्वयं मालिक होता है, उसका स्वामित्व उसका उसी पर होता है। जितना वो पूंजी लगाए हुए उसका मालिक बनेगा वही। टाटा, बाटा, बिरला, ये सब क्या है? वो अपने स्वयं पूंजी लगाया, काम करवाता है, और फिर उसका लाभ या हानि जो होता है उसको होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व और संचालन
देश की सरकार करती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में देश के हित में किया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था समाज के हित में, देश के हित में, सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है, इसलिए यह सरकार के नियंत्रण में रहता है। जैसे रेल सेवा सरकार है ना कि प्राइवेट है? सेवा क्या है? सरकार का है। समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। चीन, क्यूबा आदि देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदलने लगा है। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब सरकार तमाम समाज के लोगों के हित के ध्यान में रखते हुए जो कार्य करता है वो सामाजिक अर्थव्यवस्था कहलाता है। जैसे ट्रेन चलता है सामाजिक व्यवस्था है, वो बिना टिकटों के पार कर दे, धरा गया तब। हाँ, इनके सब सूट बूट के इज्जत पट्टी से मिल रहा है। ओके, बाद देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रण है। मतलब कि अगर पूंजीपति पैसा लगाते हैं तो उस पर सामाजिक कल्याण के लिए होना चाहिए और सामाजिक हित के लिए होना चाहिए, इसलिए दोनों का मिश्रण होता है। मेरे समझ से जो अंडरटेकिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है ये मिश्रित है। सरकार का भी ध्यान रहता है, किसी लेबर को, किसी मजदूर को अगर हाथ कट जाए, पैर कट जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसका मुआवजा सरकार दिलवाएगी, उसको देना पड़ेगा। हमारी दादागिरी नहीं कर सकता है, केस रहेगा सुप्रीम कोर्ट तक, देना ही पड़ेगा। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसका निजी स्वामित्व होता है, इस किसी भी कंपनी का निजी स्वामित्व जिसका होता है वो अपने लाभ के लिए, हित के लिए जो काम करता है उस समय क्या हो गया? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जो समाज के हित के लिए किया जाए सामाजिक व्यवस्था। अब क्या बच गया? मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाज और पूंजीपति दोनों मिलकर जो काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें लिखा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था की पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या है? मिश्रण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास, दोनों के पास होता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, यह अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी के बीच का रास्ता है। क्लियर हो गया? अब कल बताएंगे अर्थव्यवस्था का विकास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। देखिए लिखा अर्थव्यवस्था का विकास, यहाँ पे डायग्राम दिए अर्थव्यवस्था का विकास, आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास, दो विकास होता है, आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास। तो मौद्रिक विकास हम थोड़ा सा बता देते हैं ताकि आपको इंटरेस्ट आ जाए उसको पढ़ने में। मौद्रिक विकास में पहले हम अनाज के बदले, काम के बदले अनाज देते थे, यानी वस्तु विनिमय, विनिमय माने बांटना, लेन देन करना, तो वस्तु विनिमय था। लेकिन आज का आ गया मुद्रा विनिमय प्रणाली आ गया, हम काम के बदले पैसा देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हम कलकत्ता में काम करें, हमको बैंक में रखे हुए, हमको शाहपुर में मंगाना है, वहाँ डाल देंगे, शाहपुर के अकाउंट में आ जाएगा, कोई छीन छोड़ नहीं होगा। ठीक है, तो बैंकिंग पढ़ना है, नेट बैंकिंग पढ़ना है, एटीएम आपको पढ़ना है, और क्या डेबिट कार्ड पढ़ना है, क्रेडिट कार्ड पढ़ना है, बहुत सारे चीज जानना है, कोर बैंकिंग पढ़ना है। तो ये सब चीजें बहुत कुछ जानना है। अब हम मिलेंगे ब्रेक के बाद। जय जय बिहार। बहुत सारे शुभकामनाएं, अगले के लिए कल मिलेंगे।